Hello students, welcome to my study circle that is PSC for CBSE. My name is आदिल अहमद और आज की इस वीडियो में हम हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, मोल कंसेप्ट जानेंगे। मोल कंसेप्ट किसे कहते हैं, फॉर्मूला, यूनिट मास यानी कि सूत्र, इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं, क्या होता है, ये आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये जो वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सभी एटम के एटॉमिक मास का अगर सम कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सभी का एटॉमिक मास का अगर सम कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे कि किसी अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन है H2, ये क्या है, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, यानी कि इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो इसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सबका एटॉमिक मास। जैसे कि यहाँ पर कितने एटम प्रेजेंट है, H2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, एक ही होता है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है, O2 होती है। अब इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 2, O2 लिखा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। अब एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो उसको हमने लिख दिया, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कितना आ जाएगा, 32, तो 32U और 2U यानी कि 32U क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास लेंगे। कार्बन कितने यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, कार्बन 1 है तो यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, तो कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो लिख दिया 16। अब इसके बाद इनको सॉल्व कर लेंगे, 12 1 ज़ा 12 प्लस 16 2 ज़ा 32। ठीक, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो 44U क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही हाइड्रोजन वाटर का निकाला जाएगा, H2O यानी कि वाटर का निकाला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। फिर प्लस ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 1, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 1 ज़ा 16, तो 18U क्या हो जाएगा, 18U हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूलर मास, यानी कि H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 18U हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो क्या होता है कि सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। फॉर्मूला यूनिट मास भी मॉलिक्यूलर मास की तरह ही होता है, आणविक द्रव्यमान की तरह ही होता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये उन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आयन से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो आयन से बने हुए होते हैं उन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मूला यूनिट मास का, सूत्र इकाई द्रव्यमान का। मेथड वही रहता है, अगर इनमें से किसी का मास निकालना हो तो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है NaCl, इसका एग्जाम्पल ही लिखा हुआ, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास है जैसे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सबका एटॉमिक मास का सम क्या कहलाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास कहलाएगा। सेम डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मास की तरह ही। जैसे NaCl है, NaCl में जो Na है, सोडियम है, और Cl, इन दोनों से मिलकर के क्या बना हुआ है, NaCl बना हुआ है। ठीक है, तो एक एटम सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का, तो इन दोनों के एटॉमिक मास को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम का मास कितना होता है, 23 होता है, सोडियम का मास 23 होता है, प्लस क्लोरीन का मास कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। अब जब इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 58.5
58.5 यू, ये आ गया 58.5 यू। ये किसका आ गया, फॉर्मूला यूनिट मास आ गया हमारे पास, किसका, NaCl का। तो डिफरेंस क्या है, हम जो वर्ड है फॉर्मूला यूनिट, ये जो वर्ड है ना फॉर्मूला यूनिट, इतना, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है उन सब्सटेंस के लिए जो किसके बने हुए हो, आयंस के बने हुए हो। द वर्ड फॉर्मूला यूनिट इज यूज्ड फॉर दोज सब्सटेंसेस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, जो किसके बने हुए होते हैं, आयंस के बने हुए होते हैं। सूत्र इकाई का उपयोग उस पदार्थ के लिए करते हैं जो संघटक आयन से बने हुए होते हैं। जैसे कि NaCl है, NaCl किससे बना हुआ, आयन से बना हुआ है। जैसे कि जो Na होता है इसके अंदर और जो Cl होता है, इनमें से जो Na है, Na प्लस का चार्ज होता है सोडियम पर, और जो क्लोरीन होता है उस पर माइनस का चार्ज होता है। और चार्ज को क्या कहते हैं हम, आयन ही कहते हैं। तो इनमें से सोडियम क्या है, एक कैटायन है, जिस पर प्लस का चार्ज होता है उसको हम कैटायन कहते हैं, और जो जिस पर माइनस का चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं। तो क्लोरीन क्या है, एनायन है। तो किसके, आयन से बने हुए, इसलिए ऐसे कंपाउंड जो आयन से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा मोल कंसेप्ट। क्या होता है मोल कंसेप्ट, क्या होता है, तो देखो इसको एक चीज़ से समझो। जैसे कि एक यूनिट है 1 kg, एक यूनिट है 1 kg, इसके अंदर कितने ग्राम्स आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं आपके 1000 ग्राम्स। ठीक, वैसे अगर मैं कहूँ 1 किलोमीटर, इसमें पूछो अगर मैं इसमें कितने मीटर आएंगे, तो आप कहेंगे 1000 मीटर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं कहूँ 1 डज़न, अगर मैं कहूँ 1 डज़न, मैं इसमें पूछूँ कि 1 डज़न में कितनी चीज़ें आती हैं, तो आप कहोगे कि इसके अंदर 12 पीसेज आ सकते हैं किसी भी चीज़ के। ठीक, वैसे अगर मैं पूछूँ 1 ग्रोस का, 1 ग्रोस का, तो आप कहोगे 1 ग्रोस में 144 144 चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, 1 किलो, 1 किलोमीटर, 1 किलो और 1 डज़न या 1 ग्रोस, ये सब क्या है, ये एक यूनिट है जिससे हमने चीज़ों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे कि 1000 ग्राम को हमने कह दिया 1 किलो, 1000 मीटर को हमने कह दिया 1 किलोमीटर, कोई भी 12 चीज़ें हमने उनको 1 दर्जन का नाम दे दिया, 1 डज़न का नाम दे दिया। जैसे कि अगर मेरे पास 12 मार्कर है तो मैं कह सकता हूँ उनको मेरे पास 1 दर्जन मार्कर है, तो मैंने 12 पीसेस के लिए क्या इस्तेमाल कर लिया, एक यूनिट का, जिसको मैंने नाम दे दिया 1 डज़न का। ठीक, वैसे अगर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं 144, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मार्कर ही है 144, यानी कि 144 मार्कर ही है, तो मैंने उनके लिए एक चीज़ इस्तेमाल, एक वर्ड का इस्तेमाल कर लिया ग्रॉस का। तो मैं कहने लगा 144 की जगह मैं कहने लगूंगा कि मेरे पास क्या है, 1 ग्रॉस मार्कर है। ठीक है, मेरे पास कितने, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास 144 मार्कर है। वैसे ही जो मोल शब्द है, जो आपका मोल वर्ड है, वो भी ऐसे ही चीज़ों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मोल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मोल का इस्तेमाल बेसिकली हम पार्टिकल्स को गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, एक मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का फिक्स यूनिट होता है। ठीक है, तो जो मोल होता है, मोल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, एटम्स को गिनने के लिए करते हैं। ठीक, और इसका जो नंबर होता है वो कितना होता है, इसका नंबर होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये नंबर होता है एक मोल का। ठीक, एक मोल में कितनी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आते हैं, 1 डज़न में 12 चीज़ें आती हैं, 1 ग्रोस में 144 चीज़ें आती हैं। वैसे ही एक मोल में कितनी चीज़ें आ सकती है, एक मोल में इतनी चीज़ें आ सकती हैं 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ 1 मोल मार्कर है तो कितने मार्कर की बात कर रहा हूँ मैं, इतने मार्कर की बात कर रहा हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1 मोल बच्चे हैं तो कितने बच्चों की बात कर रहा हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल क्या है, मोल एक बेसिकली एक क्वांटिटी है नंबर में, जिससे हम किसको गिनते हैं, एटम्स वगैरह को, पार्टिकल्स वगैरह को गिनते हैं। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद जैसे कि लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज फिक्स। देखो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर कहीं आपको इतने पार्टिकल्स लिखे हुए मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 मोल की बात हो रही है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, 1 मोल उसके अंदर पार्टिकल हैं। ठीक है, और इसी मोल को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसको एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n नॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, n नॉट से इसे निरूपित करते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो पार्टिकल है कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल में एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक, और आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब क्या है, इतने पार्टिकल है। पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए फिर उसके बाद आता है मास ऑफ 1 मोल
ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो क्या कह रहे हैं कि जब एक मोल जो है, एक मोल का जो मास है, ठीक, एक मोल का मास जो है किसके बराबर होता है, उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के या फिर उसके मॉलिक्यूलर मास के ग्राम्स में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या निकाला था, मॉलिक्यूलर मास निकाला था ना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या था, 2U था। क्या था, 2U था हाइड्रोजन का। H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या था, 2U था। अब इसी को अगर मैं 2U की जगह ग्राम्स में कर दूं, क्या कर दूं, इसको मैं ग्राम्स में कर दूं, तो यही क्या कहलाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा, मोलर मास, ठीक है। इसका मतलब क्या, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। क्या चीज़, मास ऑफ 1 मोल। एक मोल का मास कितना होता है, जितना उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होता है उसको ग्राम में लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, उसका मास ऑफ 1 मोल हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अगर मैं लिख दूं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32U, ठीक है। अब इसी को अगर मैं ग्राम में लिख दूं, U से हटा करके अगर मैं इसको ग्राम में लिख दूंगा ना, 32G कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मोलर मास हो जाएगा। और मोलर मास बनते ही इसका मतलब अलग हो जाएगा। मतलब कि अगर 32U की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, 32U की, 32U की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर कितने एटम है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, सॉरी, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं 32 ग्राम की बात करूं तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि कितने मॉलिक्यूल है, बेसिकली कह सकता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि ये नंबर किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है, इसलिए 6.022 × 10⁻23 को मैं कह सकता हूँ 1 मोल। तो इतने मॉलिक्यूल्स को 1 मोल मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना कि अगर किसी का मास ग्राम में लिखा हुआ, किसी सब्सटेंस का मास ग्राम में लिखा हुआ, जैसे कि वाटर है, ठीक, ये क्या है, वाटर है, वाटर का मास, मॉलिक्यूलर मास होता है 18U। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसका मोलर मास की, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा, वाटर का मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम। इसी को मैंने G में लिख दिया ना, U से हटा के G से रिप्लेस कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा। और मोलर मास इन दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर U लिखा हुआ है, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। 18 यूनिफाइड मास का मतलब है कि इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल है, वाटर का 1 मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 18 ग्राम पानी में, 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल है। कितने, 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो आपको क्वेश्चन आएगा इसके बेस पर कि नंबर ऑफ मोल्स निकाले किसी सब्सटेंस के अंदर, कि उसका मास इतना है और मोलर मास इतना है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, ठीक। उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला है, जैसे कि 2 फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में है, n = स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, और दूसरा फॉर्मूला है n = n अपॉन में n नोट। सबका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि जो n है, इसका नंबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n का मतलब क्या है, मोल्स की संख्या, ठीक। फिर उसके बाद m जो स्मॉल m ये वाला, उसका मतलब क्या है, गिवन मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान। फिर उसके बाद है कैपिटल M, उसका मतलब क्या है, मोलर मास, यानी कि मोलर द्रव्यमान। उसके बाद n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या। फिर उसके बाद जो अगला है n नोट का मतलब क्या है, एवोगाड्रो नंबर, यानी कि अवोगाद्रो संख्या। और ये फिक्स होती है, इसको याद कर लो आप, 6.022 × 10⁻23। ध्यान रखना, ये नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।